नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। भारत की जीडीपी ने लगाई ऐतिहासिक छलांग, 10 वर्ष में 2 गुना हुआ सकल घरेलू उत्पाद। विश्व ने माना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी अर्थनीति का लोहा। 2025 में जापान तो 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़ने का अनुमान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक संपन्न। धर्म आधारित आरक्षण को बताया बाबा साहेब के विचारों के विरुद्ध। आक्रमणकारियों को आदर्श बनाने वालों पर भी कड़ा प्रहार। सपा सांसद रामजी लाल सुमन की राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी से राजनीतिक उबाल। भाजपा ने कहा वोट बैंक के लिए विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने से भी नहीं चूक रहा विपक्ष। संभल हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली को किया गिरफ्तार। सर्वे के दौरान हिंसा के मामले में पुलिस ने पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। कानून व न्याय विभाग पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का शिकंजा। अटॉर्नी जनरल को प्रशासन के खिलाफ मुकदमे दायर करने और आव्रजन पहल को रोकने वालों की समीक्षा करने का दिया आदेश। और देशवासियों के लिए बड़ी खुशी का एक और क्षण आया है। देश की जीडीपी ग्रोथ दुनिया भर की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में नंबर 1 पर है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा को बयां करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के डेटा के मुताबिक दशक भर में भारत की जीडीपी ने लंबी छलांग लगाते हुए शानदार वृद्धि दर्ज की है। पिछले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी 2 गुनी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी अर्थनीति, 10 वर्ष में 2 गुनी जीडीपी, प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को पछाड़ा, 105% वृद्धि का चौंकाने वाला आंकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बीते 1 दशक में अपनी अर्थव्यवस्था को दुगना कर पूरे विश्व को चौंका दिया है। देश की मजबूत आर्थिक नीतियों और संरचनात्मक सुधारों के चलते जीडीपी में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। भारत की जीडीपी 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी, जो 2025 में बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। ये 105% की वृद्धि दर को दर्शाता है। वहीं अमेरिका की जीडीपी 2015 में 18.3 ट्रिलियन डॉलर थी, जो 66% वृद्धि के साथ 2025 में 30.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। चीन की जीडीपी 2015 में 11.1 ट्रिलियन डॉलर थी और 2025 में 19.5 ट्रिलियन डॉलर के पास पहुंच गई है, यानी इसमें 76% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं 44% वृद्धि के साथ जर्मनी की जीडीपी 3.4 ट्रिलियन डॉलर से 4.9 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। वहीं जापान शून्य वृद्धि के साथ 4.4 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी पर बना हुआ है। विकास का ये ग्राफ भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करता है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2027 तक भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा कि वैश्विक बदलाव वास्तविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 1 दशक में भारत की जीडीपी को 2 गुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे वो जल्द ही वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि यह असाधारण उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व और उनकी सरकार के अथक प्रयासों का प्रमाण है। सक्रिय आर्थिक नीतियों, साहसिक संरचनात्मक सुधारों और व्यापार करने में आसानी पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से मोदी सरकार ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के स्थान पर पहुंचा दिया है। एक ऐसा सम्मान जो आजादी के बाद से किसी भी पिछली सरकार को हासिल नहीं हुआ था। आज ये परिवर्तन
परिवर्तनकारी पहल न केवल भारत के आर्थिक विस्तार को बढ़ावा दे रही है, बल्कि इसे पारंपरिक वैश्विक महाशक्तियों से आगे ले जा रही है, जो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। अर्थशास्त्री भी मान रहे हैं कि जिस तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, उससे साफ है कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में नए ग्रोथ इंजन डेवलप हो रहे हैं, नए राज्य उभर रहे हैं जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और 2027 तक भारत जर्मनी को पीछे छेड़ करके $5 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था होने के कारण तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बन जाएगी। दिग्गज आर्थिक जानकार मान रहे हैं कि इस शानदार वृद्धि के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अपनी स्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिनों तक चली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में देश को अलग पटल पर ले जाने और विवादास्पद परिस्थितियां उत्पन्न करने वालों को लेकर भी दो टूक जवाब दिया गया। RSS ने साफ किया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कभी भी धार्मिक आधार पर आरक्षण को मान्यता नहीं दी थी। 3 दिनों तक चली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का आज समापन हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रहा है। शताब्दी के उपलक्ष्य में RSS ने संकल्प लिया है, विश्व शांति और समृद्धि के लिए समरस और संगठित हिंदू समाज का निर्माण ही संघ का लक्ष्य है। बेंगलुरु में RSS की 3 दिनों तक चली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में इन्हीं बिंदुओं से जुड़े ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में शताब्दी वर्ष की प्रगति की समीक्षा के साथ ही बैठक में आगामी वर्ष के लिए विविध कार्यक्रमों, आयोजनों और अभियानों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक के एजेंडे में देश के वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषण और अनुवर्ती गतिविधियों पर चर्चा के अलावा हिंदू जागरण के मुद्दे पर भी चर्चा शामिल रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के समापन के अवसर पर बेंगलुरु में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कर्नाटक सरकार द्वारा सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के फैसले पर चल रही बहस पर कहा कि संविधान इस धर्म आधारित कोटा की अनुमति नहीं देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आरक्षण भीमराव अंबेडकर के विचारों के विरुद्ध हैं। Religion based reservation is not possible. Backward class within that religion, it is there. कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में बहुत जगह पर है. Backward communities within. See, that is why religion based reservation is not accepted in the constitution authored by Dr. Baba Saheb Ambedkar. Anybody who thinks of this, they are going against the wishes of the founding fathers of the constitution. औरंगजेब की कब्र को लेकर उठे विवाद को लेकर सर कार्यवाह होसबाले ने दो टूक कहा कि जो लोग भारत के मूल्यों के खिलाफ गए उन्हें प्रतीक बना दिया गया। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य जताया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वालों को तो स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है, लेकिन जिन्होंने आक्रमणकारियों का विरोध किया उन्हें ये सम्मान नहीं दिया जाता। भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। तो इसलिए औरंगजेब उसमें नहीं बैठते हैं, जबकि उनके भाई दारा सिंह उस आइकॉन में उस स्थिति में बैठते हैं। इसके अलावा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, सरकार ने वक्फ के लिए एक आयोग बनाया है, हम देखेंगे कि वे क्या लेकर आते हैं। अब तक जो भी हुआ है वो सही दिशा में हुआ है, हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। वक्फ के बारे में सरकार ने जॉइंट कमीशन बनाए हैं, जो हुआ है अभी तक का वो सही दिशा में चला है। सरकार कैसे करती है, पार्लियामेंट क्या करता है, हम देखेंगे। और वक्फ के बारे में केवल संघ के नहीं, समाज के बहुत सारे, कर्नाटक में ही हम देखेंगे तो बहुत सारे किसानों ने यहाँ इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी अफिलिएशंस, देयर आइडियोलॉजिकल परसुएशंस, दे केम फॉरवर्ड एंड दे सेड वक्फ के बारे में ऐसे हमारे जमीनों को कर दिया, ऐसे बहुत बड़ा हुआ था।
आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में भारतीय संस्कृति और परंपरा के मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए व्यवस्थित ढंग से भविष्य को उज्जवल बनाने का उद्देश्य मानव एकता और विश्व कल्याण के हित में नजर आया और मौजूदा परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश को लेकर प्रस्ताव समेत विभिन्न मुद्दों के तमाम पहलुओं पर चर्चा के बाद समाधान प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर के पास मिले कथित जले नोट का मामला सुर्खियों में है। जस्टिस वर्मा ने नकदी मिलने के मामले पर अपना स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। जस्टिस वर्मा ने कहा कि घर के स्टोर रूम से बरामद नकदी से उनका या परिवार का कोई संबंध नहीं है। फिलहाल अब मामला जांच के अधीन है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के आउट हाउस में कथित रूप से नोटों की गड्डियां पाए जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने सीजेआई को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले की गहराई से जांच किए जाने की जरूरत है। 21 मार्च को सौंपी गई इस रिपोर्ट में जस्टिस उपाध्याय ने कहा कि शुरुआती जांच में बंगले में रहने वाले लोगों, गार्डनर, सीपीडब्ल्यू से जुड़े लोगों के अलावा किसी और की इस रूम में एंट्री की संभावना नहीं बनती है। इस पूरे विवाद की शुरुआत 14 मार्च की रात तुगलक क्रिंसेंट स्थित जस्टिस वर्मा के आवास पर आग की वारदात से हुआ। आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड को स्टोर रूम में कथित तौर पर नोटों के जले अधजले गट्ठर दिखे। इस घटना की सूचना दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने 15 मार्च शाम 4:50 पर फोन से दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को दी, जो उस दिन लखनऊ में थे। जस्टिस उपाध्याय ने 15 मार्च को ही भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना को इस घटना से अवगत कराया, जिन्होंने जस्टिस उपाध्याय को घटना का और ज्यादा ब्यौरा इकट्ठा करने को कहा। 16 मार्च को दिल्ली वापस लौटने के बाद जस्टिस उपाध्याय ने सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना से मुलाकात की। सीजेआई ने जस्टिस उपाध्याय से कहा कि वह घटना पर जस्टिस वर्मा का पक्ष जानने की कोशिश करें। जब दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने 17 मार्च को जस्टिस वर्मा से घटना पर उनका पक्ष जानना चाहा, तो जस्टिस वर्मा ने कहा कि आउट हाउस के स्टोर रूम में पड़े किसी भी पैसे या नकदी के बारे में उन्हें पता नहीं था। न तो उनको न ही उनके परिवार के किसी सदस्य को नकदी के बारे में कोई जानकारी थी और न ही इसका उनके परिवार से कोई संबंध है। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार के सदस्यों या कर्मचारियों को ऐसी कोई नकदी नहीं दिखाई गई जो कथित तौर पर उस रात वहां से बरामद हुई थी। उन्होंने कहा कि घटना की रात को वह और उनकी पत्नी भोपाल में थे और 15 मार्च की शाम को दिल्ली लौटे। जब उन्हें जले हुए नोटों का वीडियो दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि यह उनके खिलाफ एक साजिश हो सकती है। 20 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने यह फोटो और वीडियो सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना को भी भेजे। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट के आधार पर 22 मार्च को सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर लग रहे आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। इस कमेटी में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा है कि वो जस्टिस यशवंत वर्मा को फिलहाल कोई न्यायिक काम न दें। जस्टिस यशवंत वर्मा का पिछले 6 महीने का कॉल रिकॉर्ड डेटा भी भारत के प्रधान न्यायाधीश को भेजा गया है। जस्टिस वर्मा से यह भी आग्रह किया गया है कि वो अपने मोबाइल फोन से कॉल डिटेल्स, मैसेज या कोई डेटा डिलीट न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। औरंगजेब को आदर्श मानने को लेकर छिड़ी सियासी रार खत्म नहीं हो रही है और अब ये राजपूतों के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक राणा सांगा को लेकर दिए गए एक नए विवाद से मामला और तूल पकड़ रहा है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा तो लोगों की भावनाएं भड़क गई हैं। विशेष बात यह है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी रामजी लाल सुमन की बात का समर्थन किया है। अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सपा पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने महान योद्धा वीर शिरोमणि महाराणा सांगा पर विवादित टिप्पणी कर राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है, लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए।
सपा नेता के बयान पर भाजपा समेत कई अन्य दल आक्रामक हो गए हैं। उनका कहना है कि सपा के नेता अपने संस्कारों के अनुरूप तुष्टीकरण की सियासत में इस कदर डूब चुके हैं कि वो विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने के लिए भारतीय महापुरुषों को अपमानित करने में जरा सी भी परहेज नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि शूरवीरों की धरती राजस्थान के लाडले सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए सदा अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा के बारे में समाजवादी पार्टी के सांसद का निम्न स्तरीय बयान न केवल राजस्थान की 8 करोड़ जनता को बल्कि संपूर्ण देशवासियों को आहत करता है। वोटों के तुष्टीकरण के लिए ये लोग इतिहास पुरुषों का अपमान करने से भी नहीं चूकते हैं। उन्होंने तो इतना कुछ किया, इतने युद्ध लड़े हैं मातृभूमि के लिए, और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। देश के महापुरुषों को अपमानित करने का काम हो रहा है, तो ये मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। हमारी सीधी सीधी मांग है कि ऐसे भारत विरोधी और वीर वसुधा को कलंकित करने वाले ये जो समाजवादी पार्टी के महामंत्री हैं, इनको अविलंब न सिर्फ पार्टी निकाले बल्कि सदन से भी इनको निकाला जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राणा संगा का अपमान किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उप मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राणा संगा का अपमान, औरंगजेब का गुणगान, यही है सपा की राजनीति और इनके मुखिया अखिलेश यादव की असली पहचान। हालांकि इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सांसद के बयान का समर्थन किया है। रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने निशाना साधा है। अमित मालवीय ने कहा है कि तुष्टीकरण में लिप्त सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने सांसद रामजी लाल द्वारा महान वीर राणा संगा को गद्दार कहने का समर्थन कर रहे हैं। ये सिर्फ राजपूत समाज ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज का अपमान है। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा संगा को लेकर दिए विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है। आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने सांसद का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ तहरीर भी दी गई। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह को राणा सांगा के नाम से पहचाना जाता है। इतिहासकारों और इतिहास के किताबों के अनुसार राणा सांगा इतने वीर थे कि एक भुजा, एक आंख और एक पैर खोने के साथ ही अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। खानवा की लड़ाई में राणा सांगा को लगभग 80 घाव लगे थे। राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश भी कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के संभल में कोतवाली पुलिस ने शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा जफर अली को चंदौसी स्थित जिला अदालत में पेश किया जाएगा। बीते साल 24 नवंबर को संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा के मामले में पुलिस ने पूछताछ के बाद जफर अली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि संभल में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। पूर्व से ही ड्यूटियां लगाई गई हैं, पहले से ही, तो जैसे पहले से लगती आई उसी तरह से आज भी ड्यूटी लगाई। कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त फोर्स पहले भी लगा हुआ था, अब भी है, और शांति पूरी तरह से शांति है। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के बिना नक्शा पास कराए गए मकान निर्माण के मामले में अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। दरअसल अवैध निर्माण मामले में नया ट्विस्ट तब सामने आया जब सपा सांसद के पिता ममलूकुर रहमान बर्ग ने प्रकरण में तीसरा पक्ष बनने के लिए एसडीएम कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन अपील खारिज होने पर उन्होंने डीएम की अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है, जहां सुनवाई के लिए 5 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है। इससे पहले एसडीएम वंदना मिश्रा के सामने शनिवार को सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के अधिवक्ता कासिम जमाल पेश हुए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग के पिता ममलूकुर रहमान बर्ग के मुताबिक बताया कि पूरे प्रकरण में तीसरा पक्ष बनने के लिए उन्होंने इसी वर्ष 23 जनवरी को एक प्रार्थना पत्र एसडीएम अदालत में दिया था। हालांकि एसडीएम ने 10 फरवरी को उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अब इस प्रकरण में उन्होंने डीएम संभल के न्यायालय में अपील दाखिल की है, जिसमें अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी।
भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में स्पॉट किया गया है। बेल्जियम में होने की पुष्टि के बाद भारत ने बेल्जियम से मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की मांग की है। भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का आरोप है। भारत सरकार ने अब बेल्जियम से मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की मांग की है। एफ रेजिडेंसी कार्ड मिलने के बाद वो अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ बेल्जियम के एंटवर्प में रह रहा था, लेकिन इलाज का हवाला देकर अब वो स्विट्जरलैंड जाने की प्लानिंग कर रहा है। दिसंबर 2024 में मुंबई की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से 2018 से जब्त की गई चोकसी की संपत्तियों की बिक्री की अनुमति दी थी। इन संपत्तियों की कुल कीमत 2,565.9 करोड़ रुपए है, जो पंजाब नेशनल बैंक और ICICI बैंक के समर्थन से अदालत के आदेश पर जब्त की गई है। इन संपत्तियों की बिक्री शुरू हो चुकी है। इनमें से 125 करोड़ रुपए से अधिक की मूल्य की संपत्तियां मुंबई में फ्लैट, अंधेरी में 2 कारखाने गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के लिक्विडेटर को सौंप दी गई हैं। चोकसी के खिलाफ आरोपों में आपराधिक साजिश, विश्वासघात, धोखाधड़ी, संपत्ति की लेन देन में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले शामिल हैं। वहीं नीरव मोदी इस समय लंदन में जेल में बंद है और भारत को प्रत्यर्पित करने के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर रखा है। और 23 साल की उम्र में अमर शहीद भगत सिंह ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हम अपने बच्चों में देश प्रेम का संस्कार दें और यही देशभक्ति है। जो शहीद हुए हैं उनके शहादत को याद किया जाए, ये हम सब का कर्तव्य है। शहीदों की लौ हम सब के दिल में जलती रहे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। ये सब बातें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहीदी दिवस कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि शहर को गंदा ना करना भी देशभक्ति है। कार्यक्रम में देशभक्ति के तरानों ने सबका मन मोह लिया और लोग देशभक्ति से सराबोर नजर आए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि यदि मुझे अपने देश से प्यार है, अपनी मातृभूमि से प्यार है, तो मेरे लिए क्या काम है जो मैं कर सकता हूं। तो सच बताती हूं कि देश के लिए मरने का मौका नहीं मिलेगा, पर देश के लिए जीने का मौका हर रोज आपके पास है। अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में, शैली में, हर जगह कुछ ऐसा डालिए कि जितना जिए देश के लिए जिए। जो कुछ भी करें उसमें देश के लिए भी करें कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, और भी दूं। भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी के बलिदान दिवस को उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए और कहा भी गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब दिल्ली सरकार ने इस प्रकार के उत्सव शुरू किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रशासन के खिलाफ मुकदमे दायर करने वाले और आव्रजन पहल को रोकने वाले वकीलों और कानूनी फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है। ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को ऐसे वकीलों और कानूनी फर्मों की समीक्षा करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने एक आदेश में उनका विरोध करने वाले वकीलों के खिलाफ शिकायतों पर विचार किया है। साथ ही ऐसे वकीलों और फर्मों की सुरक्षा मंजूरी और सरकारी अनुबंधों को रद्द करने की तैयारी की है। इसके बाद कानून और न्याय विभाग पर ट्रंप का शिकंजा कसता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को पिछले 8 साल में सरकार के खिलाफ मुकदमेबाजी में शामिल रहे वकीलों और कानूनी फर्मों की समीक्षा के आदेश दिए हैं। इनमें ऐसे वकीलों और फर्मों की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है जिन्होंने आव्रजन के खिलाफ कदम उठाए हैं, क्योंकि ट्रंप प्रशासन का मानना है कि उन्होंने अनुचित तरीके से काम किया है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।